नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज एपिसोड नंबर 28। पहला प्रश्न है, भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में आयोजित भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 ने वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य में भारत की बढ़ती शक्ति को प्रदर्शित किया है। इस शिखर सम्मेलन का विषय था विकास का विद्युतीकरण, स्थिरता को सशक्त बनाना, वैश्विक स्तर पर जोड़ना, यानी इलेक्ट्रीफाइंग ग्रोथ, एम्पावरिंग सस्टेनेबिलिटी, कनेक्टिंग ग्लोबली। इस आयोजन में 80 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जो भारत की वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल के प्रति वैश्विक विश्वास को दर्शाता है। जनवरी 2026 तक भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता 520 गीगावाट के ऐतिहासिक आंकड़े तक पहुंच गई है, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। विश्व टीबी दिवस 2026 का थीम क्या था और भारत में टीबी के वैश्विक मामलों का कितना प्रतिशत हिस्सा है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यस वी कैन एंड टीबी 25% हिस्सा है। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस यानी वर्ल्ड टीबी डे यस वी कैन एंड टीबी विषय के साथ मनाया गया, जो इस बीमारी को समाप्त करने के सामूहिक संकल्प को दोहराता है। दुनिया के 25% मामले भारत में होने के कारण देश ने 2025 तक टीबी मुक्त होने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा था। इसके लिए राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम और टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत व्यापक स्तर पर जांच और उपचार सुनिश्चित किया जा रहा है। विशेष रूप से निक्षय पोषण योजना के माध्यम से मरीजों के उपचार के दौरान 500 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता भी दी जा रही है, ताकि उनके पोषण स्तर में सुधार हो सके। विश्व जल दिवस 2026 में मुख्य विषयों के संदर्भ में भारत में प्रति व्यक्ति जल स्तर कितना है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 1400 से 1500 घन मीटर। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया गया और थीम क्या था? वाटर एंड जेंडर तथा इंडस्ट्री फॉर वाटर जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विशेष जोर दिया गया। भारत में वर्तमान में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता 1400 से लेकर 1500 क्यूबिक मीटर है, जो वाटर स्ट्रेस की स्थिति को दर्शाता है। इस चुनौती से निपटने के लिए जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं के माध्यम से सर्कुलर वाटर इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जा रहा है। पीएम कुसुम योजना के संदर्भ में यूनियन बजट 2026-27 में इसका आवंटन कितना किया गया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 5000 करोड़ रुपये। केंद्रीय बजट 2026-27 में पीएम कुसुम फुल फॉर्म क्या है इसका? प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना के लिए आवंटन को दोगुना करके 5000 करोड़ रुपया कर दिया गया है। इस निवेश का मुख्य उद्देश्य किसान केंद्रित सौरकरण यानी फार्मर सेंट्रिक सोलराइजेशन को बढ़ावा देना है, जिससे अन्नदाता अब ऊर्जादाता भी बन सकेंगे। इस पहल में एग्री फोटोवोल्टिक तकनीक एक क्रांतिकारी भूमिका निभा रही है, जो एक ही भूमि पर सौर पैनलों के नीचे फसलों की खेती की अनुमति देकर भोजन बनाम ईंधन फूड वर्सेस फ्यूल के विवाद को समाप्त करती है। भारत की अनुमानित स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता कितनी है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 145 गीगावाट के लगभग। फरवरी 2026 तक भारत की संचयी स्थापित सौर क्षमता यानी इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी लगभग 143.6 गीगावाट इसी के लगभग हो गया के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गई है। वर्ष 2025 इस यात्रा में सबसे सफल रहा, जिसमें रिकॉर्ड 37 गीगावाट की नई सौर ऊर्जा क्षमता जोड़ी गई है। विशेष रूप से पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ने आवासीय क्षेत्र में क्रांति लाई है, जिसके तहत अकेले 2025 में 7 गीगावाट रूफटॉप सोलर क्षमता स्थापित की गई है। क्या आप 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और करंट अफेयर्स चाहते हैं, बिहार का भी और साथ साथ नेशनल और इंटरनेशनल का भी? तो ये आपको मिलेगा करंट अफेयर्स पीडीएफ कोर्स में एमपीएन एकेडमी ऐप पर।
साथ ही इस ऐप पर आपको अन्य कोर्सेज भी मिल जाएंगे। ये सभी कोर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग उपलब्ध है। साल भर का क्वालिटी करंट अफेयर्स आप केवल 18 घंटे में रिवाइज कर पाएंगे। कैसे? वीकली करंट एमसीक्यूज लगभग 50 पीडीएफ आपको मिलेंगे। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 6 मिनट का समय लगेगा। 5 घंटे में इसे आप रिवाइज कर पाएंगे। मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट 12 पीडीएफ हर महीने का एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 30 मिनट का समय लगेगा। कुल 6 घंटे में इसे रिवाइज कर पाएंगे। बिहार मंथली करंट अफेयर्स 14 पीडीएफ मिलेंगे। 12 महीने का एक पीडीएफ और 2 बजट और इकोनॉमिक सर्वे का। 30 मिनट में आप एक पीडीएफ रिवाइज कर पाएंगे। कुल आपको 7 घंटे लगेंगे। तो कुल मिला के 18 घंटे में आप पूरे कंटेंट को एक बार में रिवाइज कर पाएंगे। ये पीडीएफ नोट्स और अन्य टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा कैसे? गूगल प्ले स्टोर पे आप एमपीएन अकेडमी टाइप कीजिए। इस प्रकार से ये ऐप दिखेगा। इसे आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। ये लोगो ध्यान से देख लीजिएगा। ओटीपी के साथ लॉगिन कीजिए। स्टोर सेक्शन मिलेगा, वहां पर कोर्सेज चुनिए। करंट अफेयर्स पीडीएफ कोर्स, डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स, साथ में टेस्ट सीरीज भी दी जा रही है। एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज और चैप्टर वाइज एमसीक्यू, साथ में बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे। कोर्स को ओपन करने के बाद नीचे स्क्रॉल करके आई एम इंटरेस्टेड पर क्लिक कीजिए। पेमेंट का लिंक आपको मैसेज में और व्हाट्सएप पर भी मिल जाएगा। पेमेंट कीजिए, आपको सारे कंटेंट एमपीएन अकेडमी ऐप पर मिल जाएंगे। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में भारत की रैंकिंग क्या है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 13वां रैंक है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत 6.428 के स्कोर के साथ 13वें स्थान पर है। इस सूची में पाकिस्तान पहली बार शीर्ष पर पहुंच गया है, जो वहां की अस्थिर सुरक्षा स्थिति को दर्शाता है। रिपोर्ट के अनुसार उप सहारा अफ्रीका का साहेल क्षेत्र अब वैश्विक आतंकवाद का नया केंद्र बन गया है, जहां सर्वाधिक मौतें दर्ज की गई है। भारत में आतंकी घटनाओं में 43% की कमी दर्ज की गई है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी नीतियों की सफलता को दर्शा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के 2026 के फैसले के अनुसार शेड्यूल्ड कास्ट यानी एससी दर्जा किन धर्मों तक सीमित है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, हिंदू, सिख और बौद्ध। चिंथाडा आनंद बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 2026 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के अलावा अन्य धर्म अपनाने वालों को अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल्ड कास्ट एससी का दर्जा नहीं मिल सकेगा। न्यायालय के अनुसार संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 के खंड 3 के तहत एससी का दर्जा केवल इन्हीं 3 धर्मों तक सीमित है और धर्मांतरण पर यह दर्जा तुरंत समाप्त हो जाता है। इसके विपरीत अनुसूचित जनजातियों यानी शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए ऐसी कोई धार्मिक बाध्यता नहीं है और वे किसी भी धर्म का पालन करते हुए अपना दर्जा बरकरार रख सकते हैं। पंजाब राज्य जल विवाद में पंजाब द्वारा राजस्थान से मांगी गई राशि कितनी है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 1.44 लाख करोड़ रुपये। पंजाब ने राजस्थान से 1,44,000 करोड़ रुपये की मांग की है, जो 1960 के सतलुज नदी के 18,000 क्यूसेक पानी के उपयोग के बदले है। हालांकि 1981 के त्रिपक्षीय समझौते के तहत राजस्थान को 8.6 मिलियन एकड़ फीट पानी आवंटित है। पंजाब अब रिपेरियन प्रिंसिपल का हवाला देते हुए इस विवाद को उठा रहा है। यह विवाद ऐसे समय में गहराया है जब भारत में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता 2024 में घटकर 1400 से 1500 घन मीटर रह गई है। यह मामला अंतर्राज्यीय जल विवादों और वाटर स्ट्रेस के बीच संसाधनों के बंटवारे की जटिलता को दर्शा रहा है। हडसोनियन गॉडविट की प्रारंभिक प्रवासन दूरी कितनी है और इसकी जनसंख्या में कितनी कमी आई है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 30,000 किलोमीटर और 95% तक कमी दर्ज की गई है। हडसोनियन गॉडविट नामक प्रवासी पक्षी 11,000 किलोमीटर की नॉन स्टॉप उड़ान और सालाना 30,000 किलोमीटर का प्रवास करता है। इसकी आबादी में 95% की भारी गिरावट देखते हुए CMS COP15 में इसे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए प्रस्तावित किया गया है। यह पक्षी वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय यानी CMS के परिशिष्ट 1 अपेंडिक्स 1 में शामिल किए जाने हेतु नामांकित है, जहां ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जैसी लुप्त प्राय प्रजातियां पहले से सुरक्षित हैं। ट्रांसजेंडर व्यक्ति संशोधन विधेयक 2026 में आत्म पहचान का अधिकार का क्या हुआ है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सेक्शन 4D को रिपील कर समाप्त कर दिया गया है।
इस विधेयक ने 2019 के अधिनियम की धारा 4(2) सेक्शन 42 को निरस्त कर सेल्फ आइडेंटिफिकेशन के अधिकार को समाप्त कर दिया है। अब पहचान प्रमाण पत्र जारी करने से पहले मेडिकल बोर्ड की सिफारिश अनिवार्य कर दी गई है, जिसे जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया जाएगा। हालांकि नाम बदलने की अनुमति दी गई है, लेकिन लिंग परिवर्तन के लिए सर्जरी के बाद संशोधित प्रमाण पत्र रिवाइज्ड सर्टिफिकेट लेना अब कानूनी रूप से आवश्यक होगा। यह संशोधन पहचान की प्रक्रिया में चिकित्सा सत्यापन को प्राथमिकता देता है। एमपीएन एकेडमी का टेलीग्राम पेज अवश्य ज्वाइन करें। सर्च कीजिए एमपीएन एकेडमी, इस प्रकार से लोगो दिखेगा, ज्वाइन कर लीजिए। क्या क्या मिलेगा आपको वहाँ पर? बीपीएससी परीक्षा से संबंधित अपडेटेड न्यूज आपको मिलेगी। बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम का स्पेशल डेली क्विज आयोजित किया जाता है सुबह और शाम, वो आपको मिलेगा। टेस्ट सीरीज जो ऐप पोर्टल पर है उसका शेड्यूल मिलेगा, और एमपीएन एकेडमी ऐप कोर्सेस और यूट्यूब वीडियो के अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इस पेज को अवश्य ही ज्वाइन कीजिए। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत का PM 2.5 सांद्रता प्रतिशत कितना है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 48.9 म्यूजी पर मीटर क्यूब। IQ एयर द्वारा जारी 8वीं वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 में भारत में PM 2.5 का औसत स्तर एवरेज कंसंट्रेशन रहा 48.9 म्यूजी पर मीटर क्यूब, जो WHO की सीमा कितना है? 5 म्यूजी पर मीटर क्यूब से लगभग 10 गुना है। उत्तर प्रदेश का लोनी शहर इस सूची में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बनकर उभरा है। यह रिपोर्ट भारत के शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण के गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों और तत्काल नीतिगत सुधारों की आवश्यकता को रेखांकित कर रही है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 6ठा सबसे प्रदूषित देश, 6th मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री है इंडिया। IQ एयर की इस रिपोर्ट के अनुसार भारत 48.9 म्यूजी पर मीटर क्यूब के औसत PM 2.5 स्तर के साथ दुनिया का 6ठा सबसे प्रदूषित देश बना है। हालांकि यह स्तर WHO के सुरक्षित मानक से लगभग 10 गुना अधिक है, लेकिन 2023 कितना था वहाँ पे? 54.4, और 2024 में कितना था? 50.6 की तुलना में सुधार के कारण भारत की रैंकिंग तीसरे से सुधार करके कितनी हो गई है? 6ठे पोजीशन पर आ गई है पोल्यूशन में। नई दिल्ली ने लगातार 8वीं बार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी होने का अपना रिकॉर्ड बरकरार रखा है। NDC 3.0 के अनुसार 2035 तक गैर जीवाश्म स्रोतों से प्रतिशत संचयी स्थापित बिजली क्षमता का लक्ष्य क्या रखा गया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 60%। भारत की केंद्रीय कैबिनेट ने NDC फुल फॉर्म क्या है इसका? नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन 3.0, जो कि चलेगा 2031 से लेकर के 2035 तक, को मंजूरी दे दी है, जिसे जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC को सौंपा जाएगा। इसके तहत 2035 तक गैर जीवाश्म स्रोतों से 60% संचयी स्थापित विद्युत क्षमता का नया लक्ष्य रखा गया है, जबकि भारत ने फरवरी 2026 तक 52.57% का लक्ष्य हासिल कर 2030 का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा कर लिया है। इसके अतिरिक्त GDP की उत्सर्जन तीव्रता यानी एमिशन इंटेंसिटी को 2005 के स्तर से 47% कम करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के 2026 के फैसले के अनुसार RPWD एक्ट 2026 में बेंचमार्क विकलांगता के लिए न्यूनतम कितना प्रतिशत है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 40%। प्रभु कुमार बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य 2026 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि राज्य सार्वजनिक रोजगार में विकलांगता प्रतिशत पर कोई मनमाना ऊपरी स्तर यानी आर्बिट्रेरी अपर लिमिट नहीं लगा सकते। RPWD एक्ट यानी दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 केवल 40% की न्यूनतम बेंचमार्क विकलांगता निर्धारित करता है, न कि अधिकतम। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि रीजनेबल एकोमोडेशन उचित अनुकूलन का सिद्धांत प्रत्येक व्यक्ति की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार लागू होना चाहिए ताकि समावेशिता सुनिश्चित हो सके। यह ऐतिहासिक निर्णय दिव्यांगों के लिए समान अवसर और गरिमा के संवैधानिक अधिकारों को और मजबूती प्रदान करेगा। UNIGME रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2024 में भारत का अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट कितना है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी,
27 प्रति 1000 जीवित जन्म। UNIGME यानी यूनाइटेड नेशंस इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मोर्टेलिटी एस्टिमेशन ने अपनी 2025 की रिपोर्ट लेवल्स एंड ट्रेंड्स इन चाइल्ड मोर्टेलिटी जारी की है, जो वैश्विक बाल स्वास्थ्य की एक गंभीर तस्वीर पेश करती है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में दुनिया भर की बात करें तो 49 लाख बच्चों की मृत्यु इनके 5वें जन्मदिन से पहले ही हो गई, जिनमें से 23 लाख यानी लगभग 47% नवजात शिशु थे। उप सहारा अफ्रीका इस संकट का केंद्र बना हुआ है, जहां वैश्विक मौतों का 58% हिस्सा दर्ज किया गया है। इसके विपरीत भारत ने इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट U5MR में 79% और नवजात मृत्यु दर में 70% की भारी कमी दर्ज की गई है। विश्व बौद्ध शांति सम्मेलन 2026 कहां आयोजित हुआ? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। हैदराबाद तेलंगाना में वर्ल्ड बुद्धिस्ट पीस कॉन्फ्रेंस 2026 का उद्घाटन हुआ, जिसमें 20 से अधिक देशों के मंत्रियों, भिक्षुओं और विद्वानों ने भाग लिया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य आंतरिक रूपांतरण यानी इनर ट्रांसफॉर्मेशन और एथिकल लीडरशिप यानी नैतिक नेतृत्व के माध्यम से वैश्विक शांति और सुलह पर संवाद को बढ़ावा देना है। यह आयोजन बुद्ध के शांति और अहिंसा के संदेश को आधुनिक भू राजनीतिक संघर्षों के समाधान के रूप में प्रस्तुत करता है। बाब अल मंडेब जल डमरू मध्य किन 2 प्रमुख जल निकायों को जोड़ता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, लाल सागर और अदन की खाड़ी। बाब अल मंडेब स्टेट, जिसे गेट ऑफ टीयर्स भी कहा जाता है, वर्तमान में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण वैश्विक तनाव का केंद्र बना हुआ है। यमन और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बीच स्थित यह 20 मील चौड़ा जल मार्ग, जो कि रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को जोड़ता है, वैश्विक व्यापार का 10 से लेकर 12% और कंटेनर ट्रैफिक का 30% संभालता है। न्यूज में क्यों रहा? 29 मार्च तक की अस्थिरता के कारण जहाजों को मार्ग बदलने पर मजबूर होना पड़ रहा है, जिससे यात्रा में 10 से 14 दिनों का अतिरिक्त समय लग रहा है। भारत ने 2025-26 में कितना कोयला उत्पादन हासिल किया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 1 बिलियन टन। भारत ने वर्ष 2025-26 में लगातार दूसरे वर्ष 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन का ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल किया। इस उपलब्धि में कोल इंडिया लिमिटेड के साथ साथ निजी और कैप्टिव खनिकों के बढ़ते योगदान ने राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ किया है। घरेलू उत्पादन में इस उछाल ने बाब अल मंडेब संकट जैसे वैश्विक व्यवधानों के बावजूद बिजली संयंत्रों के लिए कोयला आयात पर निर्भरता कम की है। पश्चिम एशिया संकट के संदर्भ में भारत सरकार ने कितनी सशक्त समितियां गठित की हैं? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 7। पश्चिम एशिया संकट के आर्थिक प्रभाव को कम करने के लिए मार्च 2026 में प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 7 अधिकार प्राप्त समूहों यानी 7 इम्पावर्ड ग्रुप्स में कच्चे तेल और ईंधन, उर्वरक और खाद्य सुरक्षा, प्राकृतिक गैस और एलएनजी मीन्स लिक्विड नेचुरल गैस, आपूर्ति श्रृंखला और रसद, मुद्रास्फीति और मूल्य स्थिरता, विदेशी मुद्रा और व्यापार, वित्त तथा अंतर मंत्रालयी समन्वय और राज्य संपर्क शामिल हैं, जो होल ऑफ गवर्नमेंट दृष्टिकोण के माध्यम से स्टेट ऑफ हॉर्मुज जैसे व्यापारिक मार्गों में वैश्विक व्यवधानों के विरुद्ध भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए समर्पित है। सुप्रीम कोर्ट ने सशक्त बलों में महिलाओं को अस्थायी कमीशन देने का निर्देश देते हुए किस तारीख से 20 वर्ष की सेवा मानने का आदेश दिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 1 नवंबर 2025। सर्वोच्च न्यायालय ने 24 मार्च को अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का उपयोग करते हुए सेना, नौसेना और वायुसेना की महिला शॉर्ट सर्विस कमीशन एसएससी अधिकारों को पूर्ण पेंशन लाभ देने का ऐतिहासिक आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के नेतृत्व वाली पीठ ने निर्देश दिया कि जिन अधिकारियों को प्रणालीगत मूल्यांकन दोषों के कारण अस्थायी कमीशन से वंचित किया गया था, उन्हें पेंशन के लिए आवश्यक 20 वर्ष की सेवा पूरी मान लिया जाए। हालांकि अदालत ने परिचालन प्रभावशीलता बनाए रखने के लिए इनकी बहाली से इनकार कर दिया, लेकिन इनकी पेंशन 1 नवंबर 2025 से प्रभावी करने और 1 जनवरी 2025 से बकाया यानी एरियर भुगतान करने का आदेश दिया है। संशोधित उड़ान योजना में सब्सिडी की अवधि कितनी वर्ष की गई है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्ष।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संशोधित उड़ान योजना को मंजूरी दी है, जिसके लिए 2026 से 2036 की अवधि हेतु 28,840 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया है। इस योजना के तहत सब्सिडी की अवधि को 3 वर्ष से बढ़ा करके 5 वर्ष कर दिया गया है और 100 नए हवाई अड्डे तथा 200 हेलीपैड विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। यह पहल HAL ध्रुव जैसे स्वदेशी विमानों और हेलीकॉप्टरों के उपयोग को बढ़ावा देकर क्षेत्रीय हवाई संपर्क को और मजबूत करेगी। मार्च 2026 में एस जयशंकर किस देश के G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने गए? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 26 मार्च को फ्रांस में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया, जहां पश्चिम एशिया संकट और स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खुला रखने पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। भारत G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन फ्रांस ने इसे एक पार्टनर देश के रूप में विशेष रूप से आमंत्रित किया था। बैठक में अमेरिका, कनाडा, जर्मनी और जापान जैसे देशों के शीर्ष राजनयिक शामिल थे, जबकि विपक्ष ने पाकिस्तान की मध्यस्थता की खबरों पर सरकार की गंभीर आलोचना की है। ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने की अनुमति किन 5 देशों को दी है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, भारत, चीन, रूस, इराक और पाकिस्तान। ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने 26 मार्च को घोषणा की कि ईरान ने भारत, चीन, रूस, इराक और पाकिस्तान जैसे मित्र देशों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से व्यावसायिक जहाज़ों के पारगमन की अनुमति दी है। इन्होंने स्पष्ट किया है कि क्षेत्र को वार जोन घोषित किया गया है, इसीलिए शत्रु देशों और उनके सहयोगियों के जहाज़ों को इस सामरिक जल मार्ग से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह निर्णय वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के कुल तेल व्यापार के लगभग 5वें हिस्से का मार्ग है। भारत के लिए यह रियायत ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और खाड़ी देशों से LPG तथा कच्चा तेल की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने में गेम चेंजर साबित होगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC बिल 2026 पास करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। अब कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। यह विधेयक विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव इन रिलेशनशिप के लिए सभी समुदायों पर समान कानून लागू करता है। हालांकि इसमें ST अनुसूचित जनजातियों को छूट दी गई है। कानून के तहत लिव इन संबंधों का पंजीकरण अनिवार्य है और इसका उल्लंघन करने पर 3 महीने की कैद या 10,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले सबसे युवा नेता कौन बने हैं? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बालेंद्र शाह। 27 मार्च को 35 वर्षीय रैपर और राजनेता बालेंद्र शाह, बालेन भी कहते हैं इन्हें, ने नेपाल के 47वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है, जो देश के इतिहास में सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए हैं। इनकी पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी RSP ने 275 सदस्यीय संसद में 182 सीटें जीतकर ऐतिहासिक बहुमत हासिल किया है। बालन साहब मधेसी समुदाय से आने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं और इन्होंने झापा 5 सीट पर अनुभवी नेता KP शर्मा ओली को 50,000 वोटों के भारी अंतर से हराया। वर्ष 2022 में गठित RSP एक भ्रष्टाचार मुक्त और टैक्स सेवी विकल्प के रूप में उभरी है, जिसने नेपाल की आंतरिक राजनीति को पूरी तरह से बदल दिया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC की नई अध्यक्ष कौन बनी है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, साध्वी निरंजन ज्योति। पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। इनके साथ श्रीमती किरण उमेश महल्ले ने 20 मार्च को आयोग की सदस्य के रूप में भी पदभार ग्रहण किया। यह नियुक्ति अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के अधिकारों के संरक्षण और इनके सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई नई तितली प्रजाति का नाम किनके नाम पर रखा गया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जुबिन गर्ग। 28 मार्च को अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र में एक नई तितली प्रजाति की खोज की गई है, जिनका नाम प्रसिद्ध असमिया गायक जुबिन गर्ग के नाम पर यूथेलिया जुबिन गार्गी रखा गया है। यह खोज भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडो बर्मा बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में पुनः पुष्ट करती है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह प्रजाति उच्च हिमालयी क्षेत्रों के पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य का एक प्रमुख संकेतक यानी इंडिकेटर स्पीशीज है। अग्निकुल कॉस्मोस ने किस इंजन का विकास किया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इग्नाइट।
चेन्नई स्थित स्पेस स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने 25 से 28 मार्च के दौरान अपने इग्नाइट नामक 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक बूस्टर इंजन का सफल परीक्षण कर भारतीय निजी अंतरिक्ष क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। यह इंजन पूरी तरह से इनकोनेल धातु से बना है और इसे एक ही टुकड़े में यानी सिंगल पीस 3D प्रिंट किया गया है। यह केरोसिन, एविएशन टरबाइन फ्यूल और लिक्विड ऑक्सीजन के मिश्रण पर आधारित सेमी क्रायोजेनिक तकनीक का उपयोग करता है। आरबीआई ने हाल ही में कौन सा विजन दस्तावेज जारी किया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, पेमेंट्स विजन 2028। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी महत्वाकांक्षी पेमेंट्स विजन 2028 नियमावली जारी की है, जो भारत की भुगतान प्रणाली को वैश्विक स्तर पर सबसे सुरक्षित और कुशल बनाने का रोड मैप तैयार करती है। यह दस्तावेज पिछले 4 ES विजन, ये क्या है, ई पेमेंट्स एवरीवन एवरीवेयर एवरी टाइम का उत्तराधिकारी है, जो अब डिजिटल बुनियादी ढांचे के गहरे एकीकरण पर ध्यान केंद्रित करेगा। इस विजन का एक प्रमुख स्तंभ है MSME क्षेत्र की तरलता यानी लिक्विडिटी बढ़ाना, जिसके लिए TREDS ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम में इंटरऑपरेटिबिलिटी सुनिश्चित की जाएगी। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का PDF आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग फुल डिस्क्रिप्शन के साथ एमपीएन अकेडमी ऐप पर प्राप्त होगा। दोस्तों, आप इन PDF के सहारे इस वीडियो लेक्चर को लगभग 5 मिनट में अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर खर्च कर सकते हैं और अपने टाइम को बेटर मैनेज कर सकते हैं। एमपीएन अकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन्ड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। भारतीय वायुसेना ने किस प्रोजेक्ट की शुरुआत की है जो हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड ड्रोन विकसित करेगा? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, वायु बाण। भारतीय वायुसेना ने एक क्रांतिकारी रक्षा पहल के तहत वायु बाण नामक भारत का पहला हेलीकॉप्टर ड्रॉप्ड ड्रोन प्रोजेक्ट शुरू किया है। यह परियोजना एरोस्पेस डिजाइन डायरेक्टरेट के माध्यम से घरेलू निजी कंपनियों के सहयोग से विकसित की जा रही है। इस तकनीक में ड्रोन को हेलीकॉप्टर से हवा में छोड़ा जाता है, जिसके बाद वह अपने पंख खोलकर सक्रिय हो जाता है और 50 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर स्थित लक्ष्यों को सटीकता से निशाना बना सकता है। दोस्तों, इसी के साथ साप्ताहिक करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज के इस संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।